बहुत बहुत स्वागत है सर मंच के इस खास कार्यक्रम में आपका। हमारे व्यूअर्स आपको सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर बात होगी, 2024 लोकसभा चुनाव पर भी बात होगी। उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है सुनने के लिए और ख़ास तौर से खबरों में भी रहता है। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं 2024 को देखते हुए? जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोकसभा के चुनाव में पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन है, इस आधार पर लगातार काम करते रहते हैं। हमारा मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के किसी भी थाना अध्यक्ष से ज़्यादा घंटे काम करता है। दूसरा, बूथ से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष का गठन है, 7 मोर्चे हैं, 100 से ऊपर प्रकोष्ठ हैं। हर पन्ने का कोई ना कोई जो मतदाता सूची है उसका कोई ना कोई इंचार्ज है। तो 2024 में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, मोदी जी की खास तौर से गरीब कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, बाबा का बुलडोजर, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, उससे जो पसीना निकल रहा है उससे निश्चित तौर से कमल खिलेगा। और हम दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, बड़ा सूबा है, 80 सांसद होते हैं, 14 में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और 19 का चुनाव मैं थोड़े बड़े हृदय से बोलूँगा कि बड़ा खतरा था, क्योंकि 2 पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। और इसको मैं स्वीकार कर लेता हूं कि दोनों नेताओं में अपना वोट बैंक को ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी। तो लगभग 3 जातियां इकट्ठी हो गई थीं। इसके बावजूद हमारे 67 एमपी आए हैं। और समाजवादी पार्टी के इस बीएसपी के गठबंधन के बावजूद उनकी जो बहुत बेहतरीन सीटें हैं, क्योंकि वो छांटते हैं, हम लोगों को तो लड़ाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश का नक्शा देख करके घर के लोग चूज एंड पिक करते हैं। इसके बावजूद उस गठबंधन के बाद श्रीमती डिम्पल यादव कन्नौज से चुनाव हारती हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव हारते हैं और उनके भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव हारते हैं। तो उसको जब हम लोग जीत करके आए हैं, और बीएसपी का मैं बहुत स्पष्ट बात करने के लिए जाना जाता हूँ राजनीति में। मायावती जी 1 लाख से 1.5 लाख वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखते हैं। इसके बावजूद जो है इनके घर के ही 3 सदस्य हारे। इसके बाद उपचुनाव में आजमगढ़ हमने ले लिया, रामपुर ले लिया और मैनपुरी चली गई। मैनपुरी गई नहीं है, मैनपुरी को उन्होंने रिमेन रखा है जी। मैं बता दूं जिन लोगों को, थोड़ा मैं बहुत आंकड़ेबाज पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आप लोगों ने मैनपुरी का बहुत महिमा मंडन किया अभी, और उसको 24 का आधार मान रहे हैं, उसको सेमीफाइनल मान रहे हैं। ये बताइएगा कि मैनपुरी सीट भारतीय जनता पार्टी कब जीती है जनसंघ के ज़माने से लेके आज तक? लेकिन हमने ये भी बताया कि रामपुर जीता है आपने। रामपुर जीतना ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैनपुरी उनका जीतना केवल न्यूज़ है। मैनपुरी डिम्पल यादव ने बड़े अंतर से जीता, वो न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ है। और हमारे देश में कई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मज़ेदार होती हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। ऊपर से मुलायम सिंह यादव जी जैसा कद्दावर नेता था मैनपुरी में। इसके बावजूद, और बीएसपी 1 लाख से 1.5 लाख वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखती है। मैं इसको ज़रा कंजूसी से कॉपी जांच रहा हूँ कि उन्होंने केवल 1 लाख ट्रांसफ़र किया। इसके बाद नेताजी केवल 94,000 से जीते, और मैं उनका शिष्य हूँ, 2.5 लाख से जीता बगल वाली सीट पे, जिससे तो नहीं, इसमें ताली बजाने वाली बात नहीं है। इसमें यह कहना है कि जब बीएसपी का गठबंधन था, मुलायम सिंह जी जैसे कद्दावर नेता थे तो 94,000 का, अब बीएसपी नहीं थी और डिम्पल थी तो 2,82,000। लोहिया जी ने कहा था कि लोग समझेंगे मुझे मेरे मरने के बाद। तो ये एक सहानुभूति का चुनाव था। जब वो जीवित थे तो उनको हराने का पूरा मैनपुरी की महान जनता ने पूरा प्रयास किया। केवल 94,000 की, जहाँ कोई 4 लाख से जीत रहा है, कोई 5 लाख से जीत रहा है, कोई 3 लाख से, हम बहुत प्रसिद्ध लोग नहीं हैं, वो लोग जीते। तो ये अब मैं मैनपुरी का इतिहास बताऊं
कि 1977 में जनता पार्टी की लहर में श्री रघुनाथ सिंह वर्मा जीते, 1980 में, और आपने कोई मुझे क्वेश्चन नहीं बताए हैं ना, मैं कुछ गूगल करके आता हूँ, 80 में पुनः रघुनाथ सिंह वर्मा, 1984 में श्री बलराम सिंह यादव कांग्रेस से इंदिरा गांधी की मृत्यु की सहानुभूति की लहर में जीते, 1989 में नॉन पॉलिटिकल नेताजी के गुरु जी थे, वो पढ़ाते थे, श्री उदय प्रताप सिंह जी, मुख्य रूप से वो कवि हैं बहुत बड़े, वो 89 जीते। 91 की राम लहर में जो 4 सीटें तत्कालीन सचपा को मिली, उसमें मैनपुरी भी मिली, राम लहर में बीजेपी। अब आता है 91 के बाद 96 में नेताजी खुद लड़े पहली बार पार्लियामेंट और जीते और रक्षा मंत्री बने। उसके बाद 98 में बलराम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव 2 बड़े नेता उस इलाके के थे। बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गए और समाजवादी पार्टी से 98 में जीते, फिर वो 99 में जीते, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और नेताजी 2 जगह लड़ते हैं हमेशा, फिर एक इस्तीफा देते हैं तो घर का कोई आता है, तो धर्मेंद्र यादव जीते। इसके बाद 2009 में धर्मेंद्र यादव और 14 में मुलायम सिंह यादव, बीच में तेज प्रताप जी एक बाई इलेक्शन में, और 19 ये दोनों लहर में समाजवादी पार्टी वहाँ जीती। तो जब जीवित थे गठबंधन था तो 94,000 और अब 2,82,000, 15 महीने का चुनाव था, तो ये श्रद्धा के तौर पर वोट दिया गया। बघेल जी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन नेता है, मंत्री हैं, मगर जैसे आपने पहचान लिया इनके उत्तर से कि वो नफ्स जानते हैं राजनीति की उत्तर प्रदेश के, और यही सिपाही चुने जाते हैं। लगातार यादव परिवार के खिलाफ आप उतारे जाते हैं मैदान में, लगातार आपने चुनाव में उनका सामना किया है, चाहे वो अक्षय यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तो आप ही क्यों चुने जाते हैं? मैं ईश्वर का और अपनी पार्टी के हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यूपी एक बड़ा सूबा है और उसकी एक बड़ी पार्टी है। तो बीएसपी ने मुझे चुना 2009 में श्री अखिलेश यादव के सामने फिरोजाबाद लड़ने के लिए, और कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी का गठबंधन 2009 में हुआ। और ये बात मैं यहाँ बड़े दिल से स्वीकार करूँगा कि कल्याण सिंह जी में भी अपना वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी, और फिरोजाबाद में 2 उनकी जात के एमएलए, इसका मतलब उनका समाज वहाँ रहता है। चूँकि उनके परिवार में कई लोग चुनाव कई बार हार गए थे, तो उन्होंने ये कभी नहीं, गठबंधन होते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मंदिर मस्जिद एक हो जाएंगे, कभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक हो जाएगा, कार सेकों पे गोली चलाने वाले और उस गोली खाने वाले एक हो जाएंगे। तो वो गठबंधन हुआ। मैं केवल 64,000 से अखिलेश यादव जी से चुनाव हारा, और बाबूजी की क्षमता वहाँ 1.5 लाख वोट ट्रांसफ़र करने की थी। फिर एक बाई इलेक्शन हुआ उनके जीतने पे, तो डिंपल यादव आई, तो मुझसे दोबारा कहा गया कि 2 महीने बाद आप लड़िए। मेरे में डिंपल जी में 10,000 का केवल फर्क रहा। फिर 2014 में जब मोदी जी की बहुत हवा थी, हम लोग सरकार बनाए और मैं राज्यसभा में था, तो ऐसा भारत की राजनीति में कोई उदाहरण नहीं है, इसको दल बदल करना नहीं कहिएगा। मैं अपनी 3 साल की राज्यसभा छोड़ करके और लोकसभा का चुनाव लड़ा, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती है और लोकसभा का पता नहीं रहता है। कभी बहुत बड़ा बहुमत आया, मुरारजी भाई और चरण सिंह जी मिला के 27 महीने, देवगौड़ा गुजराल मिला के 16 महीने, चंद्रशेखर वीपी सिंह साहब मिला करके 16 महीने, अटल जी एक बार 13 महीने। तो ये नहीं पता था कि इतना बहुमत आएगा, और 77 जैसा बहुमत तो नहीं आया, वो भी नहीं चला था। लेकिन मैंने राज्यसभा छोड़ी क्योंकि तब तक ये 4 कार्यकाल मैंने किए थे, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, जात आय प्रमाण पत्र, और यही करता रहा। शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन और एकादशी के व्रत का उद्यापन, बस इतनी ही राजनीति जानता था। फिर मैं जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आया और लगा कि राष्ट्र निर्माण में जब योगदान दे रहे हैं तो मैं भी एक आहुति देता हूँ। और एक बड़ा डिसीजन था कि राज्यसभा छोड़ के वहाँ लड़ा, और वहाँ जो 5 लोग सपा के सामने और राहुल जी और सोनिया जी के सामने 2 लोग हारे, हम 7 लोग हारे जरूर, लेकिन कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर। हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। और फिर आप करहल भी गए। करहल में हमने देखा नेताजी भी उतर आए थे उस वक्त कैंपेनिंग में। जैसे आपने कहा था, नेताजी को भी इस उम्र में भी और इस स्थिति में भी अखिलेश मैदान में लेके आए थे रैली। अच्छा, उदय ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश की जो नब्ज है उसे बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की नब्ज भी बेहतर तरीके से जानते हो, और इसीलिए बीजेपी आपको बार-बार मास्टर स्ट्रोक की तरह सामने रखती है। 3 बार वहाँ एमपी रहा। करहल का ये है, मुझे लगता है ये आत्म प्रशंसा के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन मैं वाहिद अकेला वो कार्यकर्ता हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 5 चुनाव लड़ा रही है। मैं 14 पार्लियामेंट लड़ा,
फिर एक टुंडला विधानसभा जो 16 बार हार गई थी बीजेपी, रामलहर में भी वहाँ भेजा गया, 56,000 से जीत गया, मंत्री बना दिया। और 4 बार एमपी रह के मैं एमएलए बना, मंत्री बना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उत्तर प्रदेश में। तो सपा बसपा गठबंधन होगा, आप जानते हैं आगरा दलितों की राजधानी है, मुस्लिम राजधानी है, उसकी देहात यादवों की राजधानी है, उनका गठबंधन हो गया। तो मैं फिर आगरा लाया गया, जीत गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमओएस लॉ एंड जस्टिस बनाया। इसके बाद अभी जब 22 का चुनाव हुआ तो मुझे फिर करहल भेजा गया और 24 में अगर पार्टी लड़ाती है तो 10 साल में 5 मैं जिसमें 2 विधानसभाएं और 3 लोकसभा लड़ूंगा। इसीलिए तो आप बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हैं। सभी चुनाव जीतने के लिए नहीं होते हैं, एक रणनीति भी होती है। करहल के चुनाव का ये इफेक्ट पड़ा है, मैं आज ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे नहीं याद रहता है, मैं तो जाता हूँ लड़ लेता हूँ। मुझे आपकी ही बिरादरी के एक बहुत ही मशहूर पत्रकार ने कहा कि आप करहल इफेक्ट जानते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले आपके चुनाव लड़ने से यादव वर्सेस बघेल इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो गया और 403 सीट पर समाज रहता है। या मैं एक कमज़ोर प्रत्याशी होता तो ये बीजेपी को उल्टा पड़ता कि ख़राब सीट पर भेज दिया गया है। मेरी पर्सनैलिटी पे करहल सूट कर रही थी, इसको हमारे समाज कह लो या समर्थक प्रशंसकों ने ऑब्लाइज महसूस किया कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े योद्धा अखिलेश यादव को लड़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसने मुझे चुना, तो इसमें ऑब्लाइज महसूस किया, तो ये यादव वर्सेस बघेल चुनाव हो गया। चलिए हमने दूसरा, अखिलेश जी ने कहा था करहल इतने जल्दी नहीं भूलना चाहिए और मैनपुरी याद नहीं रखनी चाहिए इतने देर तक। फिर ये हो गया कि अखिलेश जी ने कहा था कि मैं एक भी बार नहीं आऊँगा, आप ही लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो मैंने कहा था कि अगर हफ्ते भर में ना बुला लिया तो मेरा नाम बदल देना। तो उनको 3 बार आना पड़ा। फिर उन्होंने कहा था मेरे घर का कोई वोट नहीं मांगेगा, तो मैंने कहा था कि सभी वोट मांगेंगे। तो खूंटे से बांध करके सैफई परिवार को 17 दिन तक मैंने करहल में रखा कार्यकर्ताओं की दम पर। और अगर ये घर में 6 लोग हैं एमपी, अगर ये एक दिन में केवल 5 सभाएं करके आते तो 17 दिन में एक आदमी, मेरी जरा गणित खराब है, 55 के आसपास, तो 6 लोग मिला के 350 सभाएं करते 165 सीटों पर। तो अगर ये 3 बार चले जाते तो 1000, 2000, 400, 500 से हारने वाले सभी जीत जाते। एक दिन गोली चला दी, उसके बाद तो हमारे प्रशंसक समर्थक कह लो या जात कह लो, उसमें फिर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं आ पाया। फिर मुलायम सिंह यादव जी करहल आए, 403 सीटें हैं, उनका आना आम बात होती। तो जरा ये बताइए कि और वो कहाँ कहाँ गए? वो अपनी ही लोकसभा में बगल में भोगांव, किसनी, मैनपुरी और जसवंत नगर नहीं गए, वो केवल करहल आए। तो मेरे पे तो ब्रह्मास्त्र चल गया। लेकिन पार्टी को ये लाभ हुआ कि जब गाजीपुर में कोई प्रचार कर रहा था, देवरिया, बलिया, बस्ती, आजमगढ़ में, तो कह रहे थे भाई ये सीट कहाँ सपा जीत जाएगी। जब अखिलेश यादव वहाँ घिर गए और नहीं घिरे हैं तो अपने वृद्ध एवं बीमार पिता को क्यों लाए? क्योंकि इतना बड़ा नेता लीड बढ़ाने के लिए नहीं आता है, हार से बचने के लिए आता है। तो ये सारी चीजों का भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिला। घेरने का काम पूरी तरह सफल तरीके से किया। आगे के बारे में बात कर लेते हैं कि अब आने वाले चुनाव जो हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तारीखों का ऐलान तो हुआ नहीं है, कोर्ट पे निर्भर है, मगर हम देखेंगे निकाय चुनाव आएंगे, उसमें रणनीति क्या बनेगी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे हम जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो क्या सोच रहा है। और अब एक नया गठबंधन जो है वो बन चुका है। हम देख रहे हैं, आपने बसपा और सपा के बारे में जिक्र किया, अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लड़के हैं वो साथ आ गए हैं। जयंत चौधरी आरएलडी जो है वो एसपी के संग है, चंद्रशेखर आज़ाद को भी वो ले आए हैं। अभी खतौली में हमने देखा, खतौली का भी उपचुनाव में उनको वहां जीत मिली। और अब अंकल भी आ गए हैं साथ भतीजे के संग, तो शिवपाल यादव भी अब जुड़ गए हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? 5-7 सवाल एक साथ किए हैं आपने। जब भारतीय जनता पार्टी अपने बुरे दौर से गुजरती थी तब भी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में अच्छा प्रदर्शन रहता था। तब आप ही लोग कहते थे कि ये शहर की पार्टी है, तो वो तो रहते हैं। अभी 16 नगर निगम में पिछले चुनाव में 14 भारतीय जनता पार्टी जीती है और केवल हम मेरठ और अलीगढ़ केवल हारे हैं। और 17वीं जो है शाहजहांपुर पे इलेक्शन नहीं हुए। नगर पंचायतों के जितने चुनाव हुए उसमें 80% भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम में भी 80-90% जीती है। इस समय सर्वाधिक नगर पंचायत के अध्यक्ष बीजेपी के हैं, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बीजेपी के हैं, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बीजेपी के हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बीजेपी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं, सर्वाधिक एमएलसी हैं, सर्वाधिक एमएलए हैं, सर्वाधिक लोकसभा हैं, सर्वाधिक राज्यसभा है। तो नगर निगम के चुनाव में जहाँ तक शिवपाल जी का सवाल है, एक कहावत है कि मुझे कोई और नहीं हो तुझे कोई ठौर नहीं।
पिछले 17 से 22 के बीच में सर्वाधिक किसी ने खोया है तो उन्होंने खोया है। तो उन्होंने अपनी एक पीएसपी बनाई और अखिलेश यादव जी से 80 सीटें, फिर 70, फिर 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होते हुए एक सीट। ये एक सीट नहीं मिली है, बल्कि उनको वहाँ का अच्छा जिताऊ कैंडिडेट समझते हुए, साइकिल देते हुए, चुनाव चिन्ह देके जसवंत नगर की सीट को निकाल लिया। मैं बहुत बातें स्वीकार कर लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जसवंत नगर में अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में चुनाव हो जाता है तो शिवपाल यादव, जसवंत नगर केवल कह रहा हूँ, 403 सीट में एक सीट पर वो चुनाव जीतेंगे। उनके बाकी जगह एडमायरर हैं लेकिन वोटर नहीं है। मैं आज ये भी कहना चाहूँगा, बहुत वरिष्ठ लोग सामने बैठे हैं और मैं बड़ी हिम्मत कर पा रहा हूँ राजनीतिक विश्लेषण की, आलोक जी, कि बिहार में मुलायम सिंह यादव के यादव लोग बड़े भारी एडमायरर थे लेकिन वोटर लालू यादव जी के थे। और जब लालू यादव अपने क्लाइमैक्स पे थे तो उत्तर प्रदेश के यादव उनके बड़े प्रशंसक थे लेकिन वोटर मुलायम सिंह यादव जी के थे। एक बार मैं जलेसर में जब समाजवादी पार्टी से लड़ रहा था और मुलायम सिंह वर्सेस जब लालू यादव में यादव लीडरशिप को लेकर झगड़ा था, तो मेरे सामने एक 3 बार के एमपी यादव मुल्तान सिंह यादव के बेटे को लड़ा दिया लालटेन चुनाव चिन्ह पर। 3700 वोट मिले थे। तारीफ सब कर रहे थे, वो है ना, सब मेरे चाहने वाले हैं पर मेरा कोई नहीं, मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो ये हो जाता है। तो शिवपाल जी से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है ये, मैं क्योंकि और उस जात को, अच्छा, जो राजनीतिक जात है उसको उन्हें पता है जो बटेगा वो कटेगा, इसलिए वहाँ डिवीजन होने की संभावना नहीं रही है। आप कह रहे हैं शिवपाल यादव को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इससे पहले आपने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बहुत ज्यादा फायदा उनसे अच्छा, नहीं होगा। अच्छा, जैसे उदय ने जिक्र भी किया, अगर समूचा विपक्ष एक साथ आ जाए, खासतौर से युवाओं की फौज, इसमें जयंत हैं, इसमें अखिलेश हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद हैं, चाचा, पूरा परिवार एक साथ मंच पर नजर आता है, इम्पैक्ट आप 2024 के लिहाज से क्या देख रहे हैं? जैसे आपने कहा दिल्ली तक रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से आपका अनुमान क्या है? मैं खुद यूपी से आती हूँ, मेरा इंटरेस्ट ऐसे ही 2 बड़े खानदान के 2 बड़े बच्चे 14 में इकट्ठे हुए थे ना, और आप लोग बहुत गजब का यहाँ से संदेश देते हो। जो नौजवान नहीं सोच रहे हो तो हैमरिंग कर रहे हो बार बार कि नहीं नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे 3 नौजवान इकट्ठे हो गए थे, राहुल गांधी जी, जयंत यादव जी और अखिलेश यादव। क्या हश्र हुआ? चंद्रशेखर जी, मैंने आज भी बताया है कि वो जिस समाज से आते हैं, अभी मायावती जी उस समाज की नेता हैं। तो युवाओं से जो चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, अब जनता, आप सोच रहे हो कि सारा डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, हम ही बड़े भारी पॉलिटिकल विश्लेषक हैं। इस समय ठंड में तापते हुए अगहने पे जो 7 जातियां बैठ के राजनीति पर चर्चा कर रही होंगी, और अग्नि वो होती है जहां वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक तापता है, कभी उनका डिस्कस सुनो। तो चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भिसंधियां हुआ करेंगी। तो जिन लोगों का आप गठबंधन कर रहे हो, ये मोदी जी की लोकप्रियता से के खिलाफ दुर्भिसंधि कर रहे हैं, और जब बेमेल विवाह होते हैं तो ये ज़्यादा नहीं चलते हैं। सपा लोकदल का कितने बार गठबंधन हुआ और कितने बार टूटा? बसपा सपा का गठबंधन हुआ, 93 में सरकार बन गई, इसके बाद वो गठबंधन टूट गया। मैंने 2019 के चुनाव में आप ही से किसी से कहा था कि आज की तारीख, स्थान और समय नोट करो, जैसे ये चुनाव होगा ये गठबंधन टूटेगा। बहन जी कहेंगी कि अखिलेश यादव ने हमारा वोट तो ले लिया लेकिन हमें ट्रांसफर नहीं किया, जबकि हकीकत बात यह है कि गठबंधन का कितना बड़ा प्रभाव था कि इस समय बीएसपी के 19 में सपा बसपा गठबंधन से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जब गठबंधन टूटा तो 403 की विधानसभा में केवल 1 एमएलए है जी। अब सोचिएगा, 1 एमएलए। तो 2024 में बीएसपी का तो खाता नहीं खुल रहा है। कायदे में तो हमें ऊंची ऊंची बातें करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए हम 80 के 80 जीतेंगे, लेकिन मैं आज भी बहुत बड़े दिल से स्वीकार कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर लड़ पाएगी, रिजल्ट कुछ भी हो। इसमें से आजमगढ़ में अच्छा लड़ेंगे, रामपुर अच्छा लड़ेंगे, बदायूं अच्छा लड़ेंगे, कन्नौज अच्छा लड़ेंगे, फिरोजाबाद अच्छा लड़ेंगे, संभल अच्छा लड़ेंगे। और चूंकि जिन आप 2 नौजवानों की बात कर रहे हो कम मार्जिन से आ रहे हैं, तो बागपत और मुजफ्फरनगर लड़ सकते हैं, कहो उसमें एक भी रिजल्ट ना आए। और अमेठी तो जा चुकी है, अमेठी जा चुकी है, और रायबरेली लड़ा जा सकता है। अब इतना भी स्पष्ट कोई बोलता है, और इसलिए वहाँ लटके झटके पे आ गए हैं। तो चलिए, हम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नब्ज पहचानते हैं राजनीति की उत्तर प्रदेश की एसपी सिंह बघेल जी, इसलिए आप देख रहे थे कि सीटों का भी उन्होंने गणित समझा दिया। कहा भी कि इन सीटों पे शायद
हम थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं, मगर अभी भी समय है 2024 के लिए, तो हम ये चर्चाएं जो हैं वो लगातार आपके संग जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं एसपी सिंह बघेल जी कि आप हमारे इंडिया न्यूज़ मंच पे आए, आपने अपना कीमती समय निकाला। ये मैं इसलिए जानता हूं कि मैं 6 कार्यकाल में दिल्ली में केवल 32 रात रुका हूं। मैं रोज क्षेत्र में जाता हूं, इसकी वजह से मेरे को थोड़ा पता रहता है। अब कई बार पार्लियामेंट चल जाती है देर तक, इसलिए रुकना पड़ता है, वरना मेरा नाम ईपी एक्सप्रेस है। तो मैंने बताया ना कि मैं कोई सड़क, ये कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, भैंस के मरने पे भी जाता हूँ। और अगर आप एरोगेंट नहीं हैं और आप बहुत घमंडी नहीं हैं, आप आराम से बात कर सकते हैं, तो जो सूचना संग्रह हर कोई से बात कर लेंगे, तो मैं ज़मीन पे बैठ के पांत भी खा लेता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है। आज सूट पहनने का ये मतलब नहीं है मैं बड़ा देसी आदमी हूँ, गांव का आदमी हूँ। तो अखिलेश यादव निश्चित तौर से, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र, अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र, और मैं कह सकता हूँ मैं पाताल पुत्र हूँ, मैं ज़मीन के नीचे घुसा हुआ हूँ। आपने इशारा दे दिया। 2024 जीत रहे हैं, पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे भी। लेकिन हाँ, ये जो उदय हमने कहा, समूचा विपक्ष जो है, जो युवाओं की फौज है, वो वोट वहाँ पर बंटते हुए नजर आएंगे, कोई फायदा होगा नहीं। और मैनपुरी की जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं महज श्रद्धांजलि ये लोगों की थी। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर। मैंने अभी भी जो 10 अच्छी जगह लड़ने वाली हूँ, मैंने बड़े उदाहरण से कहा कि ये इसमें एक बार रिपीट कर दूं, आज का स्थान समय और फिर नोट कर लो कि आजमगढ़, रामपुर, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, बागपत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इस पर लड़ पाएंगे केवल, और रायबरेली एक पार्टी के लिए, ऐसा नहीं मैं कह सकता। समझते हैं, उम्मीद करते हैं ये बघेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट गति से आगे भी चलते जाए। अब शुक्रिया अदा करता हूं और वापस मंच तुषार के हवाले। इस शेर के साथ समाप्त करते हैं कि तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है, उसकी वजह से सब इसी पर जोरदार तालियां जरूर बजाइए, शेर को सराहा जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.